सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कोर शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने ये समझा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैसे उसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी, बट हमने ये समझ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। किस तरीके से मैक्सवेल ने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि यार जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बना सकते हैं। और किस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हम एक है ना इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा था, उसको हमने कैसे कंसिस्टेंट किया विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप या थोड़ा सा यहाँ पर हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, और उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने बहुत सारी डिस्कवरीज कर दी और जो बहुत ज्यादा हमारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट बन गया, वो है कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं और इनका नेचर क्या है। तो अभी ये जो एनसीईआरटी का हम जो ये सेक्शन पढ़ेंगे, ये सेक्शन 8.3 है। तो सेक्शन 8.3 जो एनसीईआरटी का है, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सिक्वेंस है, अब वो जनरेट कैसे होता है, यानी कि उसका सोर्स क्या है, एज वेल एज फिर हम सेकंड पार्ट में इसी के सेक्शन के सेकंड पार्ट में समझेंगे कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि सोर्स क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। तो कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। सबसे पहले वो ये आते हैं कि हाउ आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है। देखो, अभी हमने पिछले जो सेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट करंट के सेक्शन में था, वो वहां पर हमने ये चीज जरूर समझ ली थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। और वो थोड़ा सा पीछे चले तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो टाइम के साथ बदलती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है। तो बट और स्पेसिफिकली अब समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, बिकॉज वहां तो चलो ठीक है, हमें एक ओवरव्यू बस मिला था कि हाँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर बनती है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, और करें तो क्या वो वेव्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी, या हम ये भी समझ लेंगे कि जो वेव्स हैं वो कब नहीं बनती हैं, ताकि हमारे माइंड में जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आपने ये समझा होगा कि जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, किस पे होता है, रेस्ट पे, तो उसके आसपास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। यानी कि जब कोई चार्ज रेस्ट पर होता है, मूव नहीं करता है, तब वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चलो, एक वो केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि जब ये चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि जब वो एक ही स्पीड के साथ मूव करे। मान लो ये जो चार्ज अभी रेस्ट पे था तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, बट जब ये चार्ज एक ही स्पीड से चलने लग गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं हुई कि सर समझ में आ गया कि जब चार्ज रुका हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जब चार्ज एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बट पॉइंट यहां पर ये है, क्या ये दोनों केसेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है? नहीं नहीं नहीं। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा इंट्रोडक्शन था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वीडियो थी, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये तभी बनेंगी जब डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट हम कब लेके आते हैं? जब, याद करो क्या फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट करंट का? डिस्प्लेसमेंट करंट का आईडी का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। और ये डी फाई किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स का है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है, अगर वो बदलती हैं टाइम के साथ, तब उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। तो आप इस पे फोकस करो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ बदलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यही चीज एनसीईआरटी भी कह रहा है, नीदर स्टेशनरी चार्ज, यानी कि एक स्टेशनरी चार्ज नहीं बना सकता, और चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्टेडी करंट कैन बी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि ना तो ये एक सोर्स होता है ना ये एक सोर्स होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे नहीं बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो चलो समझ गए कि किससे नहीं बनती है, बट अब ये बताइए कि बनती किससे है। अगर ये इनसे नहीं बनती तो किससे बनती है? तो क्या इसमें कोई चार्ज नहीं होता? चार्ज होता है। बस फर्क यहां पर ये होता है
कि पहले जो चार्जेस हमने लिया थे वो यूनिफॉर्म मोशन में लिए थे कि चार्जेस चल तो रहे हैं बट उनकी स्पीड कांस्टेंट है। बट होता यह है कि अगर आप इनकी स्पीड को बदल दो, यानी कि याद करो हमने 11th में एक्सेलरेशन या हमने 10th में एक्सेलरेशन पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड बदले तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। तो वही चीज यहां पर होती है कि जब आप इन चार्जेस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि आप इनके अंदर इनकी स्पीड को लगातार बदलेंगे, है ना, कम ज्यादा करेंगे, तो उस समय आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। तो अब यहां जाके हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज। तो वही चीज एनसीईआरटी भी कह रहा है, द फॉर्मर प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये बेसिक इनकी बात कर रहा है कि जो फॉर्मर है यानी कि जो सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाते हैं, वाइल जो चार्जेस एक ही स्पीड से चलते हैं वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी दैट एक्सेलरेटेड चार्जेस रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो होता यह है कि जब ये चार्जेस मूव करते हैं विद सम एक्सेलरेशन या फिर इनकी स्पीड वेरी कर रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और साथ में रेडिएट करेंगे, यानी कि वेव्स को छोड़ेंगे। और वो जो वेव्स यहाँ पर ये रेडिएट करेंगे वो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कितना अच्छे से एनसीईआरटी ने हमें पहले ही इस सेक्शन के स्टार्टिंग में समझा दिया कि आपका जो सोर्स है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो क्या है। तो अब आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो चुका होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए चार्जेस नीड टू बी एक्सेलरेटेड, यानी कि जो चार्जेस हैं अब वो स्पीड बदलेंगे और चलेंगे। अगर ये कंडीशन होती है तो ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आएगी होगी जो हमारा एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का ये पार्ट था। अब देखिए आगे क्या कहा, द प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक बट वी कैन एक्सेप्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ रफ क्वालिटेटिव रीजनिंग। अब इसका प्रूफ देना कि चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रहा है, इसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप सोचो कि हमारे स्कोप से ये बाहर है, अभी इस बुक के एबिलिटीज नहीं है कि वो आपको ये चीजें समझाएं इस लेवल पे। तो इसीलिए सिंपल एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि ये हमारे स्कोप में नहीं है कि हम इसको प्रूव करें कि वी हैव टू प्रूव कि ऑसिलेटिंग चार्ज से रेडिएशन रेडिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट विल टेक लॉट ऑफ थ्योरीज, लॉट ऑफ नॉलेज। तो अभी ये हमारे स्कोप में नहीं है, बट हम इसको एक रीजनिंग के तहत हम समझ सकते हैं, बेसिक हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको प्रूव करना इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो जो इसके अभी पर्टिकुलर स्कोप में, बुक के स्कोप में, एनसीईआरटी के स्कोप में नहीं है क्लास 12 के, ठीक है, वो चीज यहां पर इन्होंने बोली। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से इसको क्वालिटेटिव रीजनिंग के थ्रू प्रूव किया है कि ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस, है ना, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो पहली चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं और ये भी बता देता हूं कि क्या फ्लो चार्ट चल रहा है। कई बार क्या होता है हम बीच में गुम हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जब ये चार्ज चलता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सॉरी चार्ज जब रेस्ट पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जब ये चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। बट जब ये चार्ज यूनिफॉर्म में ना जाके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता है जिसको हम एक्सेलरेटेड भी कहते हैं, तब वो वहां पर बनाता है, रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनती है जब हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो इनकंसिस्टेंट ना होके कंसिस्टेंट हो जाए और उसको हम बोल देते हैं मैक्सवेल एम्पियर लॉ, है ना। तो वो लॉ जब हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उस पूरे प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारी प्रोड्यूस होगी और वहां से रेडिएट होगी। तो ये एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज बैक ऑफ द स्टोरी आपको पता है क्या चलती हुई आ रही थी, कैपेसिटर वाली जो मैंने आपको बताई थी। तो अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि अभी आपने ये बोला कि सर चार्ज जो हैं वो हमारे एक्सेलरेट होने चाहिए, तो अगर चार्ज एक्सेलरेट होंगे तो ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। और हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी बनेगी जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होगी। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि अगर, सुनना, यहां पर रीजनिंग क्या दी है एनसीईआरटी ने, कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं अगर कोई चीज हमारी जो एक्सेलरेट कर रही है, देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो ऑसिलेट कर रही है। मान लो आपके पास एक पेंडुलम है ना। अब ये पेंडुलम जो है
ये कौन सा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन करना है, तो इस तरीके से इसका मूवमेंट चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब कोई चीज, है ना, जब कोई चीज ऑसिलेटरी मोशन करती है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है। तो अभी हमने जो बोला था ना कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेशन करेगा, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एक्सेलरेशन कर रहा है थ्रू ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि वो जो यहाँ पर मोशन कर रहा है वो कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और जब टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तब वो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज बोली, यहाँ पर जो हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड है दैट इज बेसिकली ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, और जहां पर भी ऑसिलेटरी मोशन होगा वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमने क्या बोला, कंसीडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं किसी फ्रीक्वेंसी से जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज, जो मैंने भी आपको बोला कि यहाँ जो चार्ज एक्सेलरेटेड है बेसिकली दैट इज ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब आगे सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही वो चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो एक्सेलरेट हुई। अब आप समझेंगे सर वो कैसे हुआ। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं कि जब हमारा चार्ज एक ही स्पीड से चल रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट थी। अब चार्ज अगर अपनी स्पीड को कम ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने जो उसके इंटेंसिटी है उसको कम ज्यादा करेगा। तो वही चीज यहां पर हो रही है। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद द टाइम, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और ऐसे ये रेडी जो वेव है ये चलती जाएगी। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से इस चीज को इन्होंने कनेक्ट किया है। which produces an oscillating magnetic field which in turn is a source of oscillating electric field and so on। तो बेसिकली यहां पर ये क्या कह रहे हैं, मान लो आपके पास ऑसिलेटिंग चार्ज है, एक चार्ज अगर ऑसिलेट हो रहा है तो उसके वजह से ऑसिलेट हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है तो उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह भी हमने देखा था मैक्सवेल के लॉ में, जब डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आता है so there will be a formation of magnetic field। अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगी वो भी ऑसिलेटिंग होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, फैराडे ने क्या बताया था, एक टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, तो ये वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऑसिलेटिंग। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्टेप चलता जाएगा। तो सोर्स क्या है, सोर्स सर हमारा ऑसिलेटिंग चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा लिंक यहां पर बन रहा है। तो यही चीज हमें एनसीईआरटी ने भी समझाई है। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड थस रीजनरेट एट अदर, सो टू स्पीक, एज द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द स्पेस। अब ये वेव आगे कैसे बढ़ रही है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब नाम से अब आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, वेव जो आगे की तरफ जो है वो प्रोग्रेस कर रही है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और ये वेव लगातार आगे बढ़ रही है। अब आगे क्यों बढ़ रही है तो आपको मैंने बता दिया, एक बदलेगा तो अगले को जनरेट करेगा, अगला बदलेगा तो अगले को जनरेट करेगा, ऐसे करते करते ये वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट होती जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस एनसीईआरटी इज सेइंग, दैट हाउ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट्स, और कैसे इस सोर्स से सारी चीजें एनसीईआरटी ने हमें समझाई है। बट जो इसका प्रूफ है, रियल जो प्रूफ है वो हमारे स्कोप में नहीं है, हमने एक रीजनिंग के जस्ट एक थ्योरेटिकली आपको समझाया है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर ये बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेचुरली इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने जो भी चार्ज लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हमने रख दी, लेट्स से मैं रख दी 1000 हर्ट्ज, एग्जांपल ले रहा हूं। आपका जो ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, लेट्स से 1000 है। तो ऑब्वियसली बात है इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी ऑसिलेट करेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1000 हर्ट्ज होगी, और इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1000 हर्ट्ज होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, जितनी ऑसिलेटिंग चार्ज की होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, नेचुरली इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग वेव comes at the expense of the energy of the source, that is accelerated charge। अब इस वेव के पास एनर्जी कहां से आएगी,
दैट एनर्जी विल ओनली कम थ्रू द ऑसिलेटिंग चार्ज। तो जो ऑसिलेटिंग चार्ज के पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है, टोटल एनर्जी है, दैट टोटल एनर्जी विल बी ओनली यूज्ड बेसिकली टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो वही चीज आपको समझा रहा है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपीयर इजी टू टेस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ दैट लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक जो सेक्शन था, अभी चल रहा है हमारा सोर्स ही, बट उसमें मैंने एक सेक्शन में ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे बनती है और किस तरीके से इसमें चीजें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि हमने इसी थ्योरी को यूज करते हुए अब ये प्रूफ करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली लाइट होती हैं, या लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अभी देखो, हम क्लास 10 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि एक लाइट की प्रॉपर्टी अलग से देखें और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी अलग से देखें। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं ना कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अभी हमें वही चीज यहां पर समझनी है कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब ट्राई किया गया समझाने का कि जो लाइट है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, जिससे हम ये हाइपोथेसिस दे दें कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अभी तक हमने ये समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो हमें ये बताना है क्या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी वो है, तो उसको किस तरीके से एनसीईआरटी ने अकाउंट किया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। We might think that all we needed is to do to set up an AC circuit in which the current oscillates at the frequency of the visible light, say yellow light। यानी कि अब ये प्रूव करने के लिए हमें एक ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम जो एसी सर्किट लेंगे, एसी सोर्स लेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो यू हैव टू यूज एसी सोर्स, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वो टाइम वेरिंग होता है। तो ये कह रहा है कि जितना मेरा एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारे चार्ज को ऑसिलेट करेगा। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरे लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर मैंने मैच कर दी सो वी कैन प्रूव। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, कोई भी लाइट ले सकते हैं वैसे तो, येलो लाइट लो है ना, कोई भी लाइट लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो विबग्योर के अंदर आप कोई भी अगर लाइट लेते हैं तो रेड लो, वॉयलेट लो, येलो लो, कोई भी अगर हम लाइट ले लें तो बेसिकली उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो समवेयर नियर अराउंड सेम ही होती है, कुछ फर्क होता है उनमें। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, किनकी, लाइट की, कोई भी आप कलर ले लो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं, अगर हम येलो का यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे ये क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया, उसका रीजन ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज अबाउट दिस। अब येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है और जो हम मैक्सिमम उस समय, देखो अभी अभी की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये अभी मॉडर्न की उस समय की बात कर रहा हूँ कि उस समय जब मैक्सिमम जो हमारे पास रिसोर्सेस थे, उसी के बेसिस पर हम जो मैक्सिमम एसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी हम बना सकते थे वो समवेयर अराउंड था 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। तो आप देख सकते हैं कि इट इज नॉट मैचिंग। सो हमें उस चीज को यूज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो हमें नीचे आना पड़ेगा और हमें यह समझना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो यहाँ पर मैं लाइट का स्पेक्ट्रम ले रहा हूँ, आगे जाके मैं आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने स्पेक्ट्रम होते हैं। अभी यहाँ जो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं ये विजिबल है ना। अभी हमें उससे और कम फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो वहां पर हमने क्या बेसिकली हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने फिर एक एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया, बट उसने बोला यार येलो लाइट से तो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, तो मैं एक नीचे कम लो फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव होती है लाइट की, मैं उसको यूज करके एक्सपेरिमेंट करता हूं। तब उन्होंने यहाँ पर यूज किया क्या, तब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रेडियो वेव का यूज किया, रेडियो वेव के रीजन का यूज किया, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो वहां पर क्या हुआ, दिस इज वाई द experimental demonstration of electromagnetic waves had to come in a low frequency region। तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट हुआ, थ्रू किसके थ्रू हुआ, हर्ट्ज के थ्रू। तो उसको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जो कि 1887 में हुआ था, बहुत पुरानी बात है। याद करो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज समझाई थी कि मैक्सवेल ने एक पॉइंट प्रूव किया था और उसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो हर्ट्ज ने किया था। आगे जाके देखेंगे कि बोस भी आए थे, जो इंडियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। बट हर्ट्ज का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो चीज मैक्सवेल ने कही थी उसको इन्होंने यहाँ पर प्रूव किया था। बट प्रूव करने के लिए भी जो थे उनकी लिमिटेशंस थी, तो उन्होंने लो फ्रीक्वेंसी रेंज में आके इस चीज को प्रूव किया था। तो ये चीज आपके सामने है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हर्ट्ज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ द मैक्सवेल थ्योरी। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था और वो सक्सेसफुल हो गया था बेस्ड ऑन द मैक्सवेल थ्योरी।
एंड स्पार्क्ड ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स इन दिस फील्ड। फिर उन्होंने बताया कि मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, फिर इसकी वजह से आगे जाके फिर हमने उसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस लेने स्टार्ट किए, तो बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हुई। आगे जाके हम देखेंगे कितने तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसका स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितने तरीके की वेव्स होती है, कौन सी वेव कहाँ यूज़ होती है ना, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कवरी का स्कोप बन गया था, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली थी। सो द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन दिस कनेक्शन डिजर्व अ मेंशन। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आता है कि 7 years आफ्टर द हर्ज, अब 7 साल हो गए थे उस एक्सपेरिमेंट को करे हुए। उसके बाद हमारे जो हर्ज के बाद आए थे जगदीश चंद्र बोस, जो कि इंडियन एक साइंटिस्ट थे जो कलकत्ता में रहते थे, जिसको हम कलकत्ता आप कहते हैं, कलकत्ता कहते थे। सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग एंड ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ मच शॉर्टर वेवलेंथ। बट इन्होंने ये चीज बोली कि इन्होंने भी बेसिकली यही प्रूव किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, बट इन्होंने उससे भी कम वेवलेंथ वाली या शॉर्टर आप कह सकते हो वेव्स को ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल हर्ट्ज और बोस ने बेसिकली यही चीज को कंफर्म किया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली in the basically in the you can say in the atmosphere, or we can produce, or it basically it can be used for working some in other domain। तो वहां पर जाके हमें ये चीज कंफर्म हो गई थी। सो हिज एक्सपेरिमेंट लाइक दैट ऑफ हर्ट्ज हैज कन्फाइंड फॉर द लेबोरेटरी, बट दिक्कत ये थी कि वो सारे एक्सपेरिमेंट अभी लेबोरेटरी तक ही क्या थे, कन्फाइंड थे। नोबडी हैव यूज्ड इट इन सम एप्लीकेशन, और उसको प्रैक्टिकली किसी ने यूज नहीं किया था, बट ये प्रूफ हो गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब लोगों को यह पता चल गया कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके अंदर बहुत अच्छी चीजें होती हैं। अभी आगे जाके आपको पता चलेगा क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बट अभी यहाँ पर यह समझ में आया, क्योंकि वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। इसी के जो हमारा आर्टिकल है जो 8.3, इसी का जो सेकंड सब सेक्शन आएगा, इसमें हम देखेंगे नेचर क्या होता है। बट हुआ क्या, फिर वहां से एक साइंटिस्ट आए, है ना, मैक्रोनी। याद करो, एक और नाम मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जिसको हम बोलते हैं, है ना, मैक्रोनी, जो इटली के साइंटिस्ट थे। उन्होंने फिर उस समय इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज किया और उससे उन्होंने सिग्नल को ट्रांसमिट किया। किसको, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्होंने ट्रांसमिट किया ओवर अ डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर। काफी ज्यादा किलोमीटर तक उन्होंने इस वेव को ट्रांसमिट किया। और आप सोच सकते हो वहीं से फिर रेडियो जो था उनका जो डिस्कवरी हुई थी, किस तरीके से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में, है ना, और कम्युनिकेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना बड़ा रोल आ गया, बिकॉज दे कैन ट्रेवल ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। तो यहाँ पर ये डिस्कवरी थी जो मैक्रोनी के तरफ से हुई थी। मैक्रोनी एक्सपेरिमेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ से जब उनको, मैक्रोनी को पता चला कि वी कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर द डिस्टेंस, तो वहां से फिर हमें पता चला कि वी कैन यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ कम्युनिकेशन पर्पस। तो इस तरीके से ओवरऑल जो स्टोरी थी वो हमारी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और उसको हमने यहाँ पर समझा था। तो इससे पहले हमने ये समझ लिया है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना है, उसका ओरिजिन क्या है। तो वो मैंने जैसा कि आपको बताया वो है क्या, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने ये समझा था कि किस तरीके से बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट होता है, यानी कि सोर्स क्या है, कौन है इसके पीछे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, और जिसको एनसीईआरटी ने ये समझाया है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। असल में अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का हमारा सेक्शन 8.3 है, उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम नेचर के बारे में समझेंगे। यानी कि हम ये समझेंगे कि ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये दिखने में कैसी है, इसका नेचर क्या है, अगर ये वेव है तो कौन से तरीके की वेव है। क्योंकि हम ऑलरेडी वेव्स के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। याद करो जब हमने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो वहां पर हमने वेव्स देखा है। तो ये किस तरीके की वेव है, लाइट भी एक तरीके की वेव होती है, तो क्या ये लाइट जैसी वेव है। तो बहुत सारे ये डाउट्स आए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर एक वेव है तो उसका नेचर क्या है, दिखने में कैसी है, क्या डायरेक्शन है, किससे ये बनती है ना, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट अब चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं और समझते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सवेल ने ऑलरेडी हमें इक्वेशन दे दी थी, और उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ये लगातार चलता रहता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था कि हमने जब सोर्स की बात करी थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। तो उसके लिए आप देखो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज बताइए। पहले उन्होंने एक चीज बताई एनसीईआरटी के अंदर की अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है। तो इट कैन बी शोन फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स in an electromagnetic wave are perpendicular to each other and to the direction of the propagation। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि जैसा हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरीके के
बेसिकली फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों ऐसी फील्ड है जो बदल रही है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट तो हमारे माइंड में यही आएगा ना, इनकी डायरेक्शंस क्या हैं और किस तरीके से ये वेव के साथ अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं, इनका आपस में क्या डायरेक्शन है। तो मैक्सवेल ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि इन एक दूसरे के ये 90 डिग्री पर है। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दे बोथ आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस तरीके से ये वेव आगे चल रही है, मान लो ये वेव आगे चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे है, 90 डिग्री पर है। तो ये मैक्सवेल ने बोला है। अब देखते हैं इसका इन्होंने क्या पर्टिकुलर जो है रीजनिंग दी गई है। इट अपीयर्स रीजनेबल से फ्रॉम अ डिस्कशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स। याद करो हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो जैसा कि आपको पता है हमने कैपेसिटर वाला ये वाला एग्जांपल देखा था, मतलब बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, जहां हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो बन जाती है। तो होता क्या है, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो क्लियरली यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्लेट्स के परपेंडिकुलर होती है, राइट। अब यहाँ पर ये जो अंदर आपको सर्कल दिख रहा है, देखो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो सर्कल है ये ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, तो अभी ये सर्कल ऐसे है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि डायरेक्शन अभी सर्कल की क्या है। तो ये जो लूप है यहाँ पर ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो आप देखो ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, ये बेसिकली डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये बी ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, यानी जब मैं यहाँ तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस लूप के बाहर की तरफ। अगर ये आपका समझ लो लूप है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस लूप के जो टेंजेंट है उसके अक्रॉस है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसी है। अब आप इन दोनों को देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपको जो मार्कर आपकी तरफ दिख रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें यही चीज समझाई गई है एनसीईआरटी में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। ये हमेशा प्लेट्स के परपेंडिकुलर होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उन्होंने ये भी समझाया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, द मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू वायर द डिस्प्लेसमेंट करंट इज अलोंग द पेरीमीटर ऑफ एन सर्कल टू द कैपेसिटर प्लेट, सो द बी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो हम वहां पर वो ले रहे हैं उसके पेरीमीटर के आप कह सकते हो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो अभी यहाँ से अगर आप ये समझें तो मेन आपको क्रक्स क्या समझना है, वो ये समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है। अब बात करने वाली यहाँ पर ये कि यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे कि एक तो हमारी वेव भी तो आगे जा रही है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज अ जनरल फीचर। तो एक जनरल फीचर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है वी शो अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस। जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस इसको हम बोल देते हैं। अब इसको समझना, देखिए आप मान लीजिए वेव ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, आप ऐसे समझ लेते हैं ये जेड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक्स है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है। तो हम इसको अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे है कि ये हमारी जेड एक्सिस है, अच्छा ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जैसे समझो आपको आगे की तरफ दिख रही है, चाहो तो आप इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, यानी कि एक्स जो है वो आपको है ना ऐसे हो रही है, ये एक्सिस है, और जो वाई है वो आपकी तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। वापस देखो ये जेड है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये जो आपकी तरफ आ रही है ये वाई एक्सिस है, और ये जो ऊपर नीचे जा रही है ये एक्स एक्सिस है। तो तीन एक्सिस हो गई, 3D हो गई। तो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है, जेड एक्सिस के अक्रॉस चलती है। बट जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इसमें दोनों वेक्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी आता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इस जेड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो इसको ऐसे समझना पड़ेगा हमें। मान लेते हैं हमारे पास एक वेव है, ठीक है। अब ये वेव में ये हमने जो बनाया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है ना, और एक जो मैंने ऐसे बनाया, बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। आप थोड़ा इसको इमेजिन करेंगे और ये आपका ऐसे चल रहा है।
तो यहाँ पर एक इस तरीके से वेव भी चल रही है और इस तरीके से वेव भी चल रही है, आप आई होप समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे चल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं और ये वेव आगे चल रही है, दिख रहा है आपको। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये वेव जो है ये आगे चल रही है, मतलब बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे चल रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है और ये दोनों आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। वी शो अ टिपिकल एग्जांपल अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है, जहां पर आप जेड कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन टाइम पे एक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस। जैसा कि मैंने बताया एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये जो आपका मोशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन है, ठीक है। सिमिलरली किसके साइनसोइडल है, जेड के, जेड हमारी आपको पता है जिसमें वेव चल रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का है वाई एक्सिस पे, समझो ये हमारी जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है और ये हमारी इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, तो ये वाई एक्सिस पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स, ये जेड और ये दोनों आगे चल रहे हैं वाई, मतलब हमारा सॉरी ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये हमारा जो है जेड है। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ समझना है जो सबसे मेन है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं वो एक्स एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी वाई एक्सिस में है। तो देखिए ये हो गए ना परपेंडिकुलर, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमें लेना है कंपोनेंट वो एक्स एक्सिस में लेना है और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी वाई हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेना है। तो जेड एक्सिस में हमारी जो है वो वेव आगे चल रही है और इन दोनों की जो डायरेक्शन है एक्स और वाई में होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो नेचर समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में आपका वाइब्रेशन होता है, ये आपका वाई एक्सिस में होता है और जो आपकी वेव है वो जेड एक्सिस में चलती है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एक्स एंड बी वाई आर परपेंडिकुलर, बताया था ना अभी स्टार्टिंग में, तो बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर होती है एंड टू द डायरेक्शन ऑफ जेड। और ये दोनों ई एक्स एंड बी वाई ये दोनों भी उस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। देखो इमेजिन करा रहा हूं आपको, वापस समझना, ये मेरी वेव चल रही है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी इससे क्या है 90 डिग्री। तो दोनों जेड एक्सिस से भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यही वो लाइन आपको समझा रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं ये दोनों हमारी टाइम वेरिंग है, यानी कि आप कह सकते हो जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, फिर नेक्स्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है फिर घटती है। तो बेसिकली ये साइन का कर्व बना रही है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे जो कि वेरिंग है, देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी क्यों नहीं बना रहे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बदल नहीं रही है। बट हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो यही है कि दोनों हमारे जो हैं वो क्या है, चेंजिंग हैं, बदल रहे हैं और ये बदलने का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो आप देखेंगे दोनों का जो कर्व होगा वो साइन का कर्व ही तो बनेगा। हमने पढ़ा था ना एसएचएम के अंदर, जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो वो साइन का कर्व बनाती है ना। तो यहाँ पर ये दोनों साइन का कर्व बनाएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो बात समझना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना होके ये यहाँ पर ये साइन का कर्व क्यों बन रहा है, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पर टाइम वेरिंग है, दोनों के दोनों एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि सर इनकी इक्वेशन क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइन का फंक्शन है। तो याद करो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहा था, जब कोई पेंडुलम को हम घुमाते थे, राइट, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब यहाँ पर y हमारा क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में है, इक्वल्स टू a क्या होता था, उस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम आप कह सकते हो वैल्यू होती है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। यहाँ पर हमारा लेट से मैक्सिमम करंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ई नॉट है, साइन। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ हम तब यूज करते थे जब एक ही फंक्शन होता था कि y का फंक्शन t के साथ है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए दो चीजें चल रही हैं, एक पार्टिकल का मोशन चल रहा है, एक वेव का चल रहा है। याद करो साउंड में हमने किया था ना, तो ये तो तब था जब हम सिर्फ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। बट असल में क्या होता है जब हम बात करते हैं किसकी, जिसमें पार्टिकल का भी डिस्टेंस चल रहा है और वेव का भी चल रहा है, तो दोनों के फंक्शन हम यूज करते हैं। तो ये क्या होता था, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t
प्लस माइनस के एक्स, सभी को याद है, तो हम ये इक्वेशन यूज करते थे। ओमेगा टी भी आता था, के एक्स भी आता था, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन हम प्लस और माइनस यूज करते थे। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो हम उसको क्या रखेंगे, माइनस यहाँ पर लगा रहे हैं। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम वहां पर के एक्स यूज करते थे बिकॉज वहां पर एक्स का फंक्शन था, बट अब हमारे वेव का फंक्शन यहाँ जेड एक्सिस में है, तो हम क्या यूज करेंगे, ई नॉट साइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ गया, जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारा किसका हो गया इक्वेशन, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड की भी बनेगी बी। अब बी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में लग रहा है, तो ये हो जाएगा बी नॉट साइन, अब के जेड वैसा का वैसा रहेगा और ओमेगा टी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों वेक्टर्स की आप कह सकते हो या दोनों फील्ड्स की हमने इक्वेशन लिख दी। रिमेंबर दिस फील्ड इज टाइम वेरिंग एज वेल एज जो वेव की डायरेक्शन है, दोनों के फंक्शन यहाँ पर लेने हैं, क्योंकि यहाँ वेव भी चल रही है और पार्टिकल्स सॉरी जो फील्ड वेक्टर है वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों को कंसीडर करने के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं। याद करना हमने ये साउंड के अंदर किया था, साउंड के अंदर जब हम इक्वेशन लिखते थे है ना प्रोग्रेसिव वेव की, तो उस समय हम ये वाली इक्वेशन का यूज करते थे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा दोनों वेक्टर का खेल, जहां पर हमने ई नॉट और बी नॉट के बारे में सुना। अब यहाँ पर हमने ये भी बात करी, एनसीईआरटी ने हमें ये भी समझाया। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो आपको थोड़ा सा बैक नॉलेज भी देता है, आपको थोड़ा वापस याद दिलाता है कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो वही चीज हम वापस करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है हर चीज यहाँ पर क्या है। हियर के इज व्हाट, के इज जिसको हम वहां पर वेव नंबर कहते थे। याद करो ये हमने वेव के चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर के क्या होता है। के असल में हमारा होता है वेव नंबर। क्या होता है, वेव नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा। की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। बाकी चीजें हम जानते हैं, जैसे कि ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है और एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी भी होता है और हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओमेगा हम जानते हैं, के हम जानते हैं। अच्छा, बाकी चीजें ई नॉट बी नॉट ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी हम जानते हैं। टी हमारा टाइम है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, उसी के बारे में यहाँ पर समझाया है। तो के हम ऑलरेडी जानते हैं, वो क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है उस पर्टिकुलर वेव की। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज, याद करो वहां पर भी हमने देखा था कि जब कोई वेव चलती है आगे तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। याद रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम ये भी लिखते थे, याद करिए। के की जगह हम 2 पाई बाय लैम्डा लिख दे तो ये भी असल में फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, ओमेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, राइट। तो ये बेसिकली होता है कि जब कोई वेव प्रोग्रेस करती है तो उसकी वेलोसिटी हम लिखते हैं ओमेगा बाय के, जहां पर ओमेगा आप सभी को मैंने बता दिया और यहाँ पर के मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, अब वही चीज को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब मैं बोलता हूं अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, राइट। तो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज दिस। ठीक है, नाउ यूजिंग इक्वेशंस, हम ई और बी की इक्वेशन को यूज करते हुए, अब देखो यहाँ पर हमें डेरिवेशन नहीं करना है, ना ही हमें एनसीईआरटी ने ये सजेस्ट किया है, तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर हम सारी इक्वेशंस को यूज करें, यूजिंग दिस इक्वेशन द स्पीड ऑफ वेव, देन ई और बी की जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है उनको यूज करें, तो हमने एक फाइनल कंक्लूजन पे क्या है कि जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज सी इक्वल्स टू, सॉरी वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखिए क्या यूज करेंगे, C इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। अभी मैंने क्या लिखा था, V इक्वल्स टू ओमेगा के, बस V की जगह आपको क्या चेंज करना है, C। C इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो कुल मिला के अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी हमने जब वेलोसिटी कैलकुलेट करी दैट वाज समवेयर अराउंड स्पीड ऑफ लाइट, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको C से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो C होता है वो क्या होता है, दोनों आप कह सकते हो वैक्यूम के अंदर दोनों तरीके के हमारी आप कह सकते हो परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी होती है, जो कि हमारा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होता है, राइट। तो बेसिकली उनसे मिलके ही ये C की वैल्यू आती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, जो कि ये वाला होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर हमने ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू सॉरी ओमेगा, ये रिलेशन होगा, यहाँ से आप C निकाल सकते हैं, C इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, जहाँ पर C की वैल्यू ये होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एनसीईआरटी ने समझाया है अबाउट द नेचर ऑफ दिस थिंग।
फिर इन्होंने कुछ और यहाँ पर चीजें करी है। द रिलेशन ओमेगा अपॉन सी के इज अ स्टैंडर्ड वन फॉर द वेव, जो हर वेव के लिए स्टैंडर्ड होता है। दिस रिलेशन इज ऑफन रिटन, अब इसको और भी टर्म में लिखने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। उसके अलावा ये भी है कि वेवलेंथ क्या होती है, जैसे हमने भी के फॉर्मूले में देखा 2 पाई/k होता है। तो फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा, अलग अलग टर्म्स में हम रिलेशन को लिख सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू को हमने जब यहाँ रखा तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, जो आपको रिलेशन पढ़ी हुई ऑलरेडी, जो हमने पढ़ा था। एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अभी हम फ्रीक्वेंसी को म्यू लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पीड को हम सी लिख रहे हैं, सो सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। तो ये रिलेशन भी देखो आ गया ना, यहीं से आया है। सो इट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज दिस। अब ये जो फाइनल कंक्लूजन हमें जो दिया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ वेव, द इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, तीनों में रिलेशन, यानी कि बी नॉट, ई नॉट और सी, इन तीनों में जो रिलेशन मैक्सवेल ने बताया वो ये आया कि बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी। तो ये रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन हमें यहाँ पर नहीं बताया है। दे जस्ट सेड दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी हैव कम थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। चाहो तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप इसको ई नॉट की जगह सी बी नॉट भी लिख सकते हैं, और याद करना यही हम यूज करने वाले हैं जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। नाउ वी हियर मेक रिमार्क्स ऑन सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग। अब यहाँ पर कुछ और बात करी गई है इसके बारे में, तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसके अंदर साइन के कर्व्स बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिनकी इक्वेशन मैंने आपको बता दी। फिर हमने देखा किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी निकालते हैं, वहां से फिर हमने रिलेशन देखा ई नॉट बी नॉट और हमारा जो सी था, उनके बीच का रिलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। उसके अलावा कुछ और रिमार्क्स हमारे आए या कुछ और फीचर्स आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले आता है दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस और वैक्यूम, यानी वैक्यूम के अंदर ये सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि खुद ब खुद ही अपने आप को सस्टेन करते हैं और खुद ब खुद ही आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए होता क्या है, अभी आगे जाके आप देखेंगे कि जनरली होता क्या है, दे डिफर फ्रॉम ऑल द अदर वेव्स वी हैव स्टडी सो फार। अब होता क्या है कि जनरली हमने साउंड के अंदर ये पढ़ा था, या इवन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक वाटर के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी के अंदर वेव्स उड़ती हैं, एक रस्सी को बांध के आपने रस्सी को ऐसे जर्क दिया तो रस्सी में वेव उड़ती है। तो अभी तक हमने यहाँ तक साइंटिस्ट ने ये समझा हुआ था कि यार कोई भी अगर वेव होती है तो उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, राइट। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, वैक्यूम के अंदर ये खुद ब खुद चल रही है, बिकॉज आप देख सकते हैं सेल्फ सस्टेनिंग है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने डिस्कस करी, क्या बोल रहे हैं, दे डिफर फ्रॉम ऑल द अदर वेव्स, ये वेव जो होती है बाकी वेव से बहुत अलग है। क्यों अलग है अभी आप समझेंगे मीडियम के रेफरेंस से, ठीक है। वी हैव स्टडीड सो फार इन रिस्पेक्ट नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मीडियम की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए ये वेव बाकी सारी वेव से, जैसे कि साउंड वेव हो गई, स्ट्रिंग की वेव हो गई, है ना, तो इन सारी वेव से ये वेव अलग क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर वाइब्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, यानी कि साउंड जो होती है उसको चलने के लिए वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करता है इन एनी मीडियम, एयर हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। हमने ये भी पढ़ा है कि जो साउंड होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती, बिकॉज इट रिक्वायर सम मटीरियल मीडियम, राइट। सो दैट्स वाई ये साउंड का एग्जाम्पल दे दिया। सिमिलरली ट्रांसवर्स इलास्टिक जो वेव्स होती हैं, इट कैन प्रोपोगेट इन सॉलिड विच इज अ रिजिड एंड दैट इज रेजिस्ट शियर, यानी कि जो इलास्टिक वेव्स होती है साउंड की वो सॉलिड के अंदर भी ट्रेवल करती है, बिकॉज सॉलिड भी एक मीडियम है। तो यहाँ पर कुछ आपको बैकअप आप कह सकते हो आइडियाज दिए हैं जो कि इसको बेसिकली पॉइंट को प्रूव कर रहा है। साइंटिस्ट इन द 19th century were so much used to this mechanical picture that they thought that there must be some medium pervading all the space and all the matter which responds to the electric and magnetic field just as any elastic medium does। तो उस समय 19th century को साइंटिस्टों को लगता था कि यार बिना मीडियम के तो कोई वेव चलती नहीं है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये एक कहते हैं ना कि एक थ्योरी बना दी कि शायद यहाँ पर एक मीडियम है ना, यहाँ पर वाइब्रेशंस के लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के लिए यहाँ कोई ना कोई इलास्टिक मीडियम तो है।
तो उस इलास्टिक मीडियम को उन्होंने बोल दिया ईथर। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर ईथर मीडियम है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली एक थ्योरी प्रपोज करी साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर। बट आगे जाके आप देखेंगे they were so convinced of the reality of this medium that there is even a novel called the poison belt by Sir Arthur Conan Doyle। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक नोवेल लिखा था। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली एक पर्सन थे, क्रिएटर थे एक बहुत फेमस, जिन्होंने नोवेल लिखा है शेरलॉक होम्स के ऊपर भी। उन्होंने एक नोवेल में लिखा था कि ईथर को उन्होंने बोला था एक पॉइजन बेल्ट। बेसिकली एक जस्ट एक स्टोरी चल रही है, उसके ईथर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। Where the solar system is supposed to pass through a poisonous region of ether, we now accept that no such physical medium is needed। बट उस समय ये थ्योरी चल रही थी, नोवेल के अंदर भी इस चीज को मेंशन कर दिया था कि एक पॉइजनस बेल्ट है, ईथर की है, एक मीडियम होता है जो हमें दिखता नहीं है। बट लेटर ऑन what we said that now we accept that no such physical medium is needed। ऐसा कोई मीडियम हमें जरूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो मैंने क्या बोला, उनको साइंटिस्टों को ऐसा लगा बिकॉज वो मानने को तैयार नहीं थे, बिकॉज अभी तक वो जितनी भी वेव को देख रहे थे सब के अंदर हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, तो उनको लगा यहाँ पर भी ईथर होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया नहीं, ये बिना इसके भी हो रहा है। ठीक है, द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकलसन एंड मॉर्ले इन 1887। फिर क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ इन दोनों साइंटिस्ट की तरफ से, डिमोलिश्ड कंक्लूसिवली द हाइपोथेसिस ऑफ ईथर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन स्पेस एंड टाइम कैन सस्टेन ईच अदर इन वैक्यूम। यानी कि हाइपोथेसिस करी ईथर पे, उन्होंने फिर बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके वाइब्रेशन वैक्यूम में हो सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी मीडियम हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन चल रहा है जहां से आपको ये चीजें समझाई गई है। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, बट व्हाट इफ अ मटेरियल मीडियम इज एक्चुअली देयर। अभी तक तो ये था ठीक है, वैक्यूम है जिसमें दोनों जो वेक्टर है वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या अगर इसमें मीडियम होता तो क्या ये चीज होती, क्या होगा अगर मैं इसमें मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल कराऊंगा तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन उठा, राइट। सो वी नो दैट द लाइट, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये प्रूव भी कर दिया था। जैसे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी प्रॉपर्टी और जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो सेम है। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डज प्रोपोगेट थ्रू द ग्लास फॉर एग्जाम्पल। तो क्या लाइट ग्लास के थ्रू पास करती है, क्या उसके थ्रू ट्रेवल करती है, इन्होंने पूछा क्या एज एग्जाम्पल। We have seen earlier that the total electric and magnetic field inside a medium are described in terms of permittivity and magnetic permeability. These describe the factors by which the total field differ from the external field. तो बेसिकली यहाँ पर यही पॉइंट आ रहा है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है मीडियम के, आप कह सकते हो वैक्यूम की परमिबिलिटी के लिए और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही पॉइंट आया है कि जो वेलोसिटी होती है या किसी मीडियम में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल कर रही है वो डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। याद करो मैंने दोनों के बारे में बताया था ई और म्यू, और इसकी जो स्पीड बताई थी तो 1/√μ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेसिकली परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो यस, अगर हर मीडियम का अपना अलग अलग परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होता है तो उसके ऊपर उनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप वैक्यूम में करेगी, हाँ वैक्यूम की भी खुद की परमिबिलिटी और परमिटिविटी होती है, तो वहां पर हम एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं। बट अगर कोई और मीडियम होगा तो वो उसकी परमिटिविटी और परमिबिलिटी पे डिपेंड करेगी, बिकॉज जो परमिटिविटी होती है, राइट, दैट इज लिंक टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड परमिबिलिटी जो होती है वो लिंक होती है मैग्नेटिक फील्ड से। तो हर मीडियम का अपना अपना होता है, तो बिल्कुल दे कैन ट्रेवल। तो यही चीज यहाँ पर इन्होंने डिस्कस। तो अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी मीडियम के अंदर, लेट्स से मैकेनिकल मीडियम है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जारी है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, हम जानते हैं कि हर एक मीडियम होता है तो उसका अपना अपना क्या होता है, परमिटिविटी होती है। अगर वो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तो परमिबिलिटी होती है। तो जैसे कि हम म्यू नॉट लगाते हैं, एप्सिलॉन लगाते हैं, आपने देखा होगा पिछली इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको बस रिप्लेस करते हैं। तो वही चीज एनसीईआरटी भी बता रहा है कि like these replaces epsilon naught and mu naught in the description of electric and magnetic field in Maxwell equation with the result that in a material medium, यानी कि एक material medium के अंदर the permittivity will be E and the magnetic permeability will be mu, the velocity of the light will become। अब यहाँ velocity of light बोलो या फिर velocity of electromagnetic wave बोलो तो बात तो एक ही है। तो बस आप जहाँ पर लिख रहे थे पहले क्या, लेट्स से आप पहले लिख रहे थे
आप लिख रहे थे C इक्वल्स टू, राइट, आप लिख रहे थे C इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप जो देखेंगे 1 अपॉन में था 1 अपॉन ये रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये पर्टिकुलर हम वैक्यूम की बात कर रहे थे, तो ये अब बन जाएगा 1 अपॉन वी अंडर रूट म्यू अपॉन, है ना, जो म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मीडियम का अगर आप परमिबिलिटी और परमिटिविटी जानते हैं तो आप उसके अंदर लाइट की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो वही एनसीईआरटी भी हमें बता रहा है। थस द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो अपने हर एक मीडियम की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का मतलब ही ये है कि उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिबिलिटी और परमिटिविटी क्या है। तो इसी तरीके से आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी आप स्पीड या फिर वेलोसिटी किसी भी मीडियम के अंदर फाइंड कर सकते हो, बस आपको उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उस मीडियम की है वो आपको पता होगी, यानी कि म्यू और एप्सिलॉन आपको पता होना चाहिए। तो इन दो नॉलेज से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमें एनसीईआरटी भी बोल रहा है, ठीक है। अब आगे आता है, वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द टू मीडियम। अब यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी आपको एक चीज बता रहा है कि एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है जो हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस मीडियम के अंदर पर्टिकुलर उस वेव की या लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये एक अलग चीज है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो होता है, जो हमने 10th में भी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हल्का सा नॉलेज ली थी, तो वही सेम चीज कह रहा है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो जस्ट आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मीडियम्स के ऊपर भी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है, और हर एक मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसकी वजह से उनकी स्पीड वेरी करती है। आपको याद होगा, देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता था अगर वो ज्यादा है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें वेलोसिटी जो होती है उसकी हमारे लाइट की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो कम होती है। बिकॉज आपको पता होगा, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V, जहां पर C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V होता है उस पर्टिकुलर मीडियम का, अगर जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उस मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो क्या है। तो ये सारी हम आगे जाके वापस पढ़ने वाले हैं, बट आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा है कि किस तरीके से मीडियम की वजह से स्पीड पे फर्क पड़ता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कांस्टेंट। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आ रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर रही है, खुद ब खुद आगे बढ़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचा रही है। तो वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से ये वेव बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर रही है, ठीक है। आगे आ रहा है, इट हैज बीन शोन बाय एन एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स दैट दिस वेलोसिटी इज द सेम, जो कि विद इन अ फ्यू मीटर्स पर सेकंड आउट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट जो वेवलेंथ्स थी, हमने एक एक्सपेरिमेंट से ये देखा, और उस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि लगभग ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट ऑल्दो द वैल्यू जो सबकी है वो लगभग सेम है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर मीडियम में, यानी कि बेसिकली नो मीडियम में, वैक्यूम के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर जो स्पीड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स आर समवेयर नियर अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस पूरे टॉपिक के अंदर बस ये समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर के अंदर हम देख रहे हैं, उसकी स्पीड के बारे में। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी हमें इस बारे में बता रहा है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या बात चल रही है। द कॉन्स्टेंसी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज सो स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड द एक्चुअल वैल्यू इज सो वेल नोन दैट दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वैक्यूम के अंदर, जो याद करो मैंने अभी क्या बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम कह रहे हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी स्पीड ये सबसे ज्यादा होती है और इससे ज्यादा स्पीड लाइट की नहीं हो सकती, राइट। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इतनी एक्यूरेट है, ये हमने एक्सपेरिमेंट से भी देख लिया कि ये जो वैल्यू हमें मिली है ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। तो पॉइंट ये आता है कि हमने इतना इसको अच्छा समझा या इतना हमने इसको कंसिस्टेंट समझा कि ये वैल्यू इतनी एक्यूरेट है कि हमने इसको यूज कर लिया टू इवन डिफाइन कि एक लेंथ क्या होती है। याद करो, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, जब हम
पढ़ते हैं कि लेंथ क्या होती है, 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, राइट। तो हम एक 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारी तरीके की थ्योरीज है कि हम 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वैसे ही हमने क्या किया कि हमने लेंथ को या फिर 1 मीटर को या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर, आप कह सकते हो वेलोसिटी, जिसको हम c कहते हैं या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहते हैं। तो ये इतना हमारे लिए काम आया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए वी हैव यूज्ड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। नेमली द मीटर इज नाउ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ टाइम, कितना 1/c सेकेंड। देखिए आगे जाके बेसिकली एनसीईआरटी भी हमें बताएगा कि पहले क्या होता था। पहले हम किसी लेंथ को जो था वो कैसे स्टैंडर्डाइज करते थे, कैसे बताते थे 1 मीटर क्या है ना। आप देख सकते हैं द मीटर, जो 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो हमने कैसे डिफाइन करी। देखिए सिंपल सी होती है कि जो यूनिट्स होती हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। हम आज से ये बोल देंगे ये पेन आज से 1 मीटर है तो ये सब इसको स्टैंडर्ड मानेंगे, बट ऐसा हम कर नहीं सकते ना। हमें कुछ एक साइंटिफिक, आप कह सकते हो स्टैंडर्ड बताना पड़ेगा कि इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि आज से 1 मीटर इतना है, 2 मीटर इतना है। हम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो 1 मीटर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पहले जो था वो रूल अलग था, वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा। बट अब क्या हो गया कि एज सच की ये स्पीड इतनी एक्यूरेट है तो हमने इसी का यूज कर लिया। तो अब 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन अ टाइम 1/c सेकेंड, यानी कि 1/c सेकेंड है ना। 1/c सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस जो लाइट है वो ट्रेवल करती है, राइट, वही चीज कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट जब इतने सेकंड में, अब ये सेकंड देख लो बहुत कम है, बेसिकली ये 1 × 3⁸ सेकंड। तो इतने सेकंड में अगर कोई लाइट डिस्टेंस d कवर करती है तो वही डिस्टेंस 1 मीटर कहलाता है। तो यहां से हमने बेसिकली क्या किया, 1 मीटर को डिफाइन कर दिया। तो वही चीज आपको बता रहा है कि ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हमने उसको यूज़ करके 1 मीटर तक को डिफाइन कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, वो मैं बताऊंगा, वो कुछ एक्यूरेट नहीं था या थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट था। तो ये चीज़ से हमने 1 मीटर को डिफाइन किया है, ठीक है। दिस हैज कम अबाउट फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब इसका रीजन क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि क्या रीजंस थे कि हमने इसको चूज किया है। वी हैव नॉट सेलेक्टेड द, वी हैव एक्चुअली रिमूव द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 मीटर। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी एनसीईआरटी हमें ये बता रहा है कि अगर हमने ये चीज अब एडॉप्ट कर ली है, दैट मीन जो पिछली चीज थी उसमें कुछ इश्यूज थे, है ना, कुछ आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंसी थी। तो वो क्या है, चलिए उसके बारे में रीजन बता रहा है। The basic unit of time can be defined very accurately in the terms of some atomic frequency, that is frequency of light emitted by an atom in a particular process। तो ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में जब एक एटम रेडिएशंस को इमिट करता है, राइट, आपने देखा होगा कि एक एटम जो होता है इमिट करता है किसी पर्टिकुलर वेव को, तो उस पर्टिकुलर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बेसिस पे पहले हमने टाइम को डिफाइन किया था, राइट। द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज हार्डर टू डिफाइन एज एक्यूरेटली इन द डायरेक्ट वे। तो आप देख सकते हो कितना मुश्किल था यहां से टाइम को समझना, फिर उसके बेसिस पे हम लेंथ को यानी कि डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे या उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे थे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था एक्यूरेट मेजर करने के लिए, बिकॉज इसका रीजन ये है, थस बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक जो आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल ये चीज थी उसको एक्सप्लेन करना। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी जो है पूरा एक एक्सप्लेनेशन देके चल रहा है। रिमेंबर जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली इस सेक्शन में आपको ये बता रहे हैं नेचर कौन सा, कि जो हमने स्पीड पढ़ी थी लाइट की उसका क्या क्या जो है एप्लीकेशन है या कहाँ कहाँ हम उसको यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्यूरेसी, राइट। तो ये चीज है, बस स्टोरी चल रही है, आप साथ साथ पढ़ते रहे। Thus he conclusively established the wave nature of the radiation। तो यहाँ से फिर हमने कह दिया कि जो लाइट है या फिर जो हमारी रेडिएशन है वो कैसी है, वेव नेचर की है। फर्दर ही प्रोड्यूस, अब देखो एक और चीज यहाँ से प्रोड्यूस करी। यहाँ देखो किसकी बात हो रही है, बेसिकली हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। हर्ट्ज ने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये सारी जो डिस्कवरी की बात हो रही है उनके थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर जाके फिर हर्ट्ज ने क्या किया, एक और बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन दिया। देखो उन्होंने बोला कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उन्होंने स्टेशनरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाई। याद करो जब हमने वेव्स एंड साउंड चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, तो हमने देखा था कि जब भी कोई साउंड होती है, राइट, जब भी कोई साउंड होती है तो उसमें हम प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव दोनों बनाते हैं। नहीं सॉरी, कोई भी वेव होती है तो उसमें हम प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव वेव बनाते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी
स्टेशनरी वेव उसको बना सकते हैं, स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव वेव बना सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपने करा होगा ये ऐसे हम इस तरीके से स्टैंडर्ड वेव जो थी तो हम इस तरीके से बनाते थे जिसमें हमारे नोड एंटी नोड्स बनते थे, राइट। तो वो चीज यहाँ पर भी हुई, उन्होंने क्या किया, दे हैव प्रोड्यूस स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डिटरमाइन देयर वेवलेंथ बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। तो कोई दो नोड्स के बीच में उन्होंने डिस्टेंस नाप लिया। याद करो हम वेवलेंथ जो थी वो कैसे नापते थे, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये नोड है, ये एंटी नोड है, तो आप कोई भी दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, तो वही तो हमारे वेव का वेव की लेंथ होती है, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बात हुई कि उन्होंने ये भी चीज़ प्रूव कर दी कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय क्रिएटिंग स्टैंडिंग और स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव वाज नोन, राइट, हम जानते थे कि फ्रीक्वेंसी वेव की क्या है और हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। याद करो सोर्स में बताया था, वो फ्रीक्वेंसी जिससे चार्ज ऑसिलेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो एज वी ऑलरेडी नो कि हमारी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, ही ऑब्टेन्ड द स्पीड ऑफ द वेव यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल्स टू म्यू लैम्डा या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा टू फाउंड दैट द वेव ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन से ये समझ, देखो हमें वेवलेंथ पता चल गई तो हमें पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप चाहो तो अपने वेव की जो स्पीड है आप वो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये भी हमने वेव चैप्टर में पढ़ा था कि इफ वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वेव, अगर हम किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जानते हैं, अगर हम किसी वेव की वेवलेंथ जानते हैं, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बेसिकली उस वेव की स्पीड जान सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है, ही ऑब्टेन्ड द स्पीड ऑफ वेव using this formula and found that the wave traveled with the same speed as the speed of light। तो जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू थी वो सेम यही थी, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वही सेम चीजें बार बार आ रही हैं, ठीक है। The fact that the electromagnetic waves are polarized can be easily seen in the response। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है पोलराइज्ड। वैसे तो ये वर्ड हम आगे जाके देखेंगे जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो एक प्रोसेस होता है इसमें पोलराइजेशन। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ पोलराइजेशन होता क्या है। देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि समझ लो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। समझ लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो इस तरीके से चलते रहते हैं, राइट। मतलब हर डायरेक्शन में उसके वाइब्रेशंस होते हैं। अगर आप किसी वाइब्रेशन को एक जगह पर कन्फाइन कर दो, कैसे कि आप चाहते हो कि वेव में एक ही वाइब्रेशन आए, बाकी वाइब्रेशन हट जाए, तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। बेसिकली क्लीनिंग ऑफ द वेक्टर, और वी कैन जस्ट रिमूव द वेक्टर्स सो दैट हम उस इंटेंसिटी वेव की कम कर सकें। अभी आप ये समझ लो कि जो बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं उनको हटा के एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन कर दें, तो उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पर उसको भी ट्राई किया गया। The fact that electromagnetic waves are polarized can be easily seen in the response of portable AM, है ना। AM रेडियो जो आते थे, FM, AM, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसको हम बोलते हैं, टू अ ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। अब देखो उसको बहुत सिंपल वे में समझना, बिकॉज अभी डिटेल में ये नहीं समझना रेडियो क्या होते हैं, रेडियो के टाइप क्या होते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट, हाउ दे ट्रांसफर सिग्नल। बेसिक एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरीके से हमने पोलराइजेशन को टेस्ट किया यूजिंग द रेडियो टेक्नोलॉजी। पोलराइजेशन मैंने आपको बता दिया कि जो वेक्टर्स होते हैं उसको अगर हमें पोलराइज करना है, एक डायरेक्शन में अगर करना है तो उसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब देखो होता है क्या, हमें पता कैसे चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोलराइजेशन होता है, तो उसका लाइव एग्जांपल था ये एएम मॉड्यूलेशन या फिर अब एएम रेडियो जिसको आप कहते हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो रेडियो होते हैं। तो वहां पर ये देखा गया, कैसे देखा गया, इफ एन एएम रेडियो हैज अ टेलीस्कोपिक एंटीना इट रिस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द सिग्नल। अब होता क्या है कि ये जो सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, इसमें दोनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। और आपको पता होगा जब भी हम रेडियो की बात करते हैं एंटीना भी होता है, एंटीना जो रेडियो जो सिग्नल्स को कैच करता है, राइट। तो उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने देखिए कैसे समझाया, व्हेन द एंटीना इज टर्न्ड हॉरिजॉन्टली द सिग्नल विल बी ग्रेटली डिमिनिश्ड। यानी कि पहले हमारा एंटीना ऐसे स्ट्रेट था, ठीक है, हमने एंटीना को इस तरीके से लेटा दिया, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो पहले सिग्नल पकड़ रहा था वो नीचे कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर था वो आपने हटा दिया, अब ये नीचे आ गया, अब ये सिर्फ नीचे वाले को सेंस कर रहा है। इसका मतलब जो दूसरा सिग्नल था उसको ये कैच ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों तरीके के सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो वही चीज ये कह रहा है कि व्हेन द एंटीना इज टर्न्ड हॉरिजॉन्टल
द सिग्नल्स, बिकॉज सिग्नल तो ऐसे आ रहे थे, अब वो सिग्नल इसने कैच करे ही नहीं, तो ग्रेटली डिमनेस। सम पोर्टेबल रेडियोज हैव हॉरिजॉन्टल एंटीना, कुछ ऐसे रेडियोज होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल एंटीना होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जो ऐसे पड़े हुए होते हैं, वो उसके अंदर ही होते हैं, रेडियो के अंदर ही होता है, ठीक है, विच आर सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो हम जानते हैं ना, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चलता है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरा एंटीना ऐसे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करेगा, और हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैच करे, अगर हमने उसको हिसाब से डिजाइन करा है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच कर रहा था, मैंने उसको लेटा दिया तो वो सिग्नल ऐसे निकल गया, तो इसने कैच ही नहीं किया, तो हमने कहा सिग्नल डिमिनिश हो गया। बट कुछ ऐसे रेडियो हैं जो हॉरिजॉन्टली काम करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ही कैच करेंगे, इलेक्ट्रिक को कैच ही नहीं करेंगे, तो वही चीज ये कह रहा है, ठीक है। सच अ रेडियो मस्ट रिमेन हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू रिसीव सिग्नल। तो ये जो हमारे रेडियोज थे जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंटीना लगे थे, तो उनको हमें हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा, सो दैट दे कैन बेसिकली कैच द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये वाले जो थे वर्टिकल वाले, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्नल्स को कैच करते थे, बट हॉरिजॉन्टल वाले जो थे वो मैग्नेटिक फील्ड को करते थे। तो अब यहां से ये पता चला कि अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं किसी भी वेव में, और उसको हम पोलराइज कर सकते हैं, तो ये चीज यहां पर ये समझा रहे हैं। इन सच केसेस रिस्पॉन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रेडियो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशन। याद करो, फिर हम एंटीना को आगे पीछे करते हैं, सबका अपना अपना ओरिएंटेशन होता है, तो ओरिएंटेशन को बदल के आप सिग्नल्स को भी चेंज कर सकते हैं। वही कह रहा है, रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ रेडियो विद रिस्पेक्ट टू द जो हमारा क्या है स्टेशन। तो स्टेशन के हिसाब से जो उनकी फ्रीक्वेंसी को अगर आप मैच कर लोगे, आप जैसे आप देखते हो ना फिल्मों में भी होता है कि वो एंटीना को इधर हिलाते हैं तो उनका सिग्नल आता है, तो वो चीज है कि आप स्टेशन के हिसाब से अगर अपने एंटीना को चेंज करेंगे यू विल गेट द सिग्नल। तो सब अलग अलग तरीके से सिग्नल को भेजते हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। इसका बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि सर ये हमें पता नहीं क्या रेडियो की बात चल रही है ना। बेसिकली देखो, आपको मेन टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है। मेन टॉपिक चल रहा है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमारा आर्टिकल 8.3 का सब पार्ट है। तो उसमें हमें ये बस समझना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ शॉर्ट में बोलूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, हमने उसकी बात करी, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, दोनों जहाँ होती हैं, और वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो जेड एक्सिस में होता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या होता है, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट। तो हम देखो पूरा नेचर समझ रहे हैं। उसमें हमने देखा ओमेगा होता है, के होता है, याद है ना। फिर उसके बाद हमने स्पीड के बारे में बात करी कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड किसी मीडियम में क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है। देन वी हैव सीन कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसमें पोलराइजेशन होता है, उसमें स्टैंडिंग वेव भी बना सकते हैं। तो ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है कि आगे जाके जब हम लाइट पढ़ेंगे तो लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ दैट विल डायरेक्टली इंप्लाई टू द लाइट। तो लाइट की ही बात मैं यहाँ पर सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझना। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ से इसी सेक्शन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि अभी तक तो चलो हम बात कर रहे थे सिग्नल्स की, रेडियोस की, किस तरीके से दो वेक्टर्स होते हैं, सिग्नल कैच करते हैं, ओके। अब जो इसका सेकंड जो हम चीज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसमें एनर्जी भी होगी ना, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। देखो वेव की पहली ही डेफिनेशन क्या होती है, जब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं कि व्हाट आर वेव्स। वेव्स क्या करती हैं? क्या वेव्स पार्टिकल को ट्रांसमिट करती है यहां से वहां तक? नहीं, वेव्स एक्चुअली ट्रांसमिट एनर्जी। वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, या तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो बिना मीडियम के भी चलती हैं, तो वहां तो पार्टिकल होते ही नहीं है, तो वहां भी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें भी हमारी एनर्जी होती है। तो वहीं पर हम ये बात अब करने वाले हैं। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं? बेसिकली हमसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, देन जो एनसीईआरटी है उसको रीजंस के साथ आपको एक्सप्लेन करेगी, हाँ होती है और कितनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर एनर्जी है तो ऑब्वियसली बात है मोमेंटम भी होगा, राइट। सो डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स? जैसे कि बाकी सारी वेव्स करती हैं वैसे ये वेव भी क्या एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है? क्वेश्चन आया ना आपके सामने। अब देखिए क्या बोला एनसीईआरटी ने यहाँ पर, यस दे डू, हाँ ये करती हैं। अब बात करते हैं क्या है, कितनी है, किस तरीके से इसमें और क्या चीजें ऐड करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है
और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। तो अभी हम इनको सेपरेटली देखेंगे। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक बाउंडेड एनर्जी होती है और उस एनर्जी को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, सो इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई देयर इज अ एनर्जी डेंसिटी। तो उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 2, या हाफ भी कर सकते हैं इसको, हम ऐसे भी पढ़ते हैं ना, ताकि कई बार बच्चे क्या होते हैं हाफ में याद किया होता है। आज मैं आपको बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। आप रेदर देन ये नहीं बोलोगे एम वी स्क्वायर बाय, है ना, 2। तो बोलने का और बताने का तरीका अलग है। आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, किसी मीडियम में होगा तो ये ई हो जाएगा। बस ये है कि हर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो अलग अलग है। अभी अपन फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो मैं एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी एक एसोसिएट एनर्जी डेंसिटी होती है और उसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी किसकी हमने यूज करी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम यूज कर रहे हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू बी स्क्वायर। अब देखो फर्क क्या है, इसमें जो ये म्यू नॉट है वो नीचे आता है, इसमें एप्सिलॉन ऊपर मल्टीप्लाई में होता है। ये फॉर्मूला याद कर लो, अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स में भी हमारे ये काम आएंगे। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आता है, यहाँ म्यू नॉट नीचे आता है, बाकी ई स्क्वायर यहाँ पर भी है, बी स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो ये बेसिकली दो एनर्जी डेंसिटी होती है जो एसोसिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों से ही मिलकर बनती है, तो ऑब्वियसली इनकी वजह से ही हम पूरी एनर्जी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे ना वही लाइन कि जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, देयर इज अ नॉन जीरो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएट विद इट। तो प्रूफ हो गया ना, जब दोनों के पास एनर्जी है और दोनों से मिलके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है तो एनर्जी होगी ना, एसोसिएट होगी ना, नॉन जीरो ही होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी करती है, मतलब एनर्जी है उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास भी एनर्जी है, तो ऑब्वियसली दे आर एसोसिएटेड विद इट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों से मिलकर बना है तो ये भी करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आता है नाउ कंसीडर अ प्लेन परपेंडिकुलर। अब उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो लाइट कलर में आपको दिख रहा है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, डार्क में दिख रहा है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये आपके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। अभी कह रहे हैं कंसीडर, एक हम प्लेन कर लेते हैं, कोई भी एक प्लेन आप कंसीडर कर लो विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। कोई एक ऐसा प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया हमने, ठीक है सर ले लिया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, इफ देयर आर ऑन दिस प्लेन इलेक्ट्रिक चार्जेस, मान लेते हैं कि इस प्लेन पे इलेक्ट्रिक चार्जेस पड़े। अब देखो हमें चेक करना पड़ेगा ना एनर्जी कितनी लगेगी किसी भी प्लेन पे, है ना, कितनी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए हमने एज्यूम क्या किया कि एक प्लेन बनाया, उस प्लेन पे हमने कुछ चार्जेस ले लिए, और अगर चार्जेस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उस पे क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी ना, तो वहीं से हमें समझ में आएगा, ठीक है। सो देयर आर ऑन दिस प्लेन इलेक्ट्रिक चार्जेस, they will be set and sustained in a motion by the electric and magnetic field of the electromagnetic wave। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर ये होगा कि उन चार्जेस को सस्टेन करेंगे मोशन में, यानी कि जो चार्जेस है वो मोशन में आ जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में आ गए तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना, दैट मींस दे आर कैरिंग एनर्जी। ये सब हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। द चार्जेस थस एक्वायर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम द वेव। तो जो चार्जेस वहां पर हैं जो पहले रेस्ट पे थे, सो दे विल हैव सम मोशन। तो मोशन का मतलब है दे एक्वायर सम एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो जहां एनर्जी वहां मोमेंटम है, आप सभी को पता है ये रिलेशन p²/2m=k, जानते हैं ना। तो एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन तो है ही है, तो जहां एनर्जी है वहां मोमेंटम तो है ही है। ओके, this just illustrates the fact that an electromagnetic wave like other waves carry energy and momentum। तो जो हमने बोला था उसको इन्होंने बस एक प्रूफ किया है कि जब हम एक चार्ज को यहाँ रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो रुके नहीं रहेंगे, और रुके भी कैसे रहेंगे? जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर फोर्स लगता है, तो यहाँ पर भी लगेगा, तो चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा, so इट्स अ प्रूफ उसके पास एनर्जी है, उसके पास मोमेंटम है। एंड फाइनली वी हैव अंडरस्टैंड क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दे आर एसोसिएट विद द एनर्जी ट्रांसफर। हो गया ना, बात समझ में आ गई ना। तो एनसीईआरटी ने किस तरीके से इस चीजों को समझाया है। सिंस इट कैरीज मोमेंटम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है अमाउंट ऑफ मोशन कैरिड बाय एनी बॉडी।
कोई बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, और अगर आगे बॉडी आपसे टकराती है तो हम क्या बोलते हैं यार इसमें मोमेंटम था। मोमेंटम का पता कैसे चलेगा? कोई चीज भागती हुई आ रही, आगे खड़े हो जाओ तो वो आपको टक्कर देगी, आप पीछे जाओगे, तो इसका मतलब आप पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है, दैट मीन्स उसके पास एबिलिटी है टू क्रिएट प्रेशर ऑन द सरफेस या कोई बॉडी जो उसके सामने है, राइट। तो यही वो चीज कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम है, दे विल ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर। बात समझ में आ गई? अब इस प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे, देखो आगे जाके, ठीक है। अब बात यह आती है, इफ द टोटल एनर्जी, अब यहां पर हम एक फॉर्मूला बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम अभी देखते हैं। इफ द टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय सरफेस इन अ टाइम टी इज म्यू, मान लेते हैं कोई एक सरफेस है ना, उस सरफेस पे टोटल एनर्जी जो एक्सर्ट हो रही है या टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है टी टाइम के अंदर, वो कितनी है? यू। इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू दिस सरफेस इज बेसिकली क्या? P इक्वल्स टू यू बाई सी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे भी कुछ एग्जांपल्स में हमें देखना है कि हम ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए क्या कह रहा है ये, कि मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस पे मान लेते हैं कि इसमें से जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी दैट इज यू इन टी टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मोमेंटम कितना होगा। अभी यहाँ पर मैं जिस वेव की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट है वो, ठीक है, उसकी स्पीड हम जानते हैं। अभी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, दैट इज सी 3 × 10⁸। तो इन दोनों से मिलके ये फॉर्मूला बनता है मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यू बाय सी, जहां पर यू क्या है? यू हमारी एनर्जी है, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। नाउ व्हेन द सन शाइन, अब यहां पर एक और डाउट आता है कि सर चलो मान लिया कि जो एनर्जी आ रही है, तो सन से अर्थ तक भी तो एनर्जी आ रही है। अच्छा, सन से अर्थ तक जो वेव आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये अभी आपको मैं बता देता हूं। वैसे हम लाइट चैप्टर में भी पढ़ेंगे दैट द जो लाइट हमें सन से आ रही है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी। इफ दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी दैट मींस दे आर ट्रांसफरिंग मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर हम पे क्यों वो प्रेशर नहीं लगता, हमें क्यों नहीं वो प्रेशर फील होता, हमें ऐसे क्यों नहीं लगता कोई हमें धक्का दे रहा है? उसका सिंपल सा रीजन है, लुक एट दिस फॉर्मूला। यहाँ P का रिलेशन C के साथ कैसा है? इनवर्सली। कैसा है? इनवर्सली। When the sun shine on your hand, you feel the energy being absorbed from the electromagnetic waves। मतलब यहाँ तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब आप हाथ ऐसे धूप में करते हो, आपका हाथ गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या? एनर्जी सन से आप तक पहुंची है, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना। बट ये जो डाउट आपको मैं बता रहा हूं, देखो आगे आएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू योर हैंड, बट एनर्जी आई, मोमेंटम भी आया ना, बिकॉज सी इज वेरी लार्ज। तो अब यहां पर एक्सप्रेशन ये दे रहा है कि P इक्वल्स टू, हमें पता है U बाई सी होता है, इसका मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, और इसका मतलब ये है कि C इतना ज्यादा होता है ताकि P इतना कम हो जाए, है ना। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो ट्रांसफर मोमेंटम टू योर हैंड, बट बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज, C is very large, the amount of momentum transfer extremely small and you do not feel any pressure। देखो लिंक बनाते हैं, देखो लिंक क्या है? लिंक यहाँ पर ये है, रेडिएशन आई, सो वी हैव प्रूव्ड कि वो एनर्जी साथ लेके आती है, पहली चीज। एनर्जी आती है तो साथ में मोमेंटम आता है, दूसरी चीज। साथ में अगर मोमेंटम आता है तो प्रेशर भी आएगा, तीसरी चीज। तीन चीज समझ में आ गई। फिर एक सिंपल से एक बैठे बैठे इंसान को दिमाग में आया, अगर ऐसा है तो मैं अगर हाथ धूप में रखता हूं तो मेरे हाथ पे प्रेशर क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ये है एनर्जी आई, मोमेंटम आया, प्रेशर आया, तो मेरे पे प्रेशर क्यों नहीं लगा, मुझे वो प्रेशर फील क्यों नहीं हुआ? तो इसके दो पहलू हैं, दो स्टेप है। पहला स्टेप है एनर्जी तो प्रूफ करो आ रही कि नहीं आ रही। हमने धूप में हाथ किया, हाथ गर्म हो गया, एनर्जी आई आई आई। दूसरा क्वेश्चन आता है तो मोमेंटम भी आया, हाँ मोमेंटम भी आया, बट मोमेंटम आया पर इतना छोटा है कि वो आपको फील ही नहीं हुआ। मोमेंटम नहीं है, कम के बराबर है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर भी नेग्लिजिबल होगा। बट आप ये मत कह देना कि यार एनर्जी के साथ मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा। मोमेंटम हो रहा है बट उसकी वैल्यू इतनी कम है बिकॉज ऑफ सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸, जिसकी वजह से आपका मोमेंटम बहुत कम हो जाता है, तो प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं होता, तो यू विल नॉट फील द प्रेशर। समझ में आई बात? ओके आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इन 1903 द अमेरिकन साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, निकोल्स एंड हल, succeeded in measuring the radiation pressure of visible light and verified equation, but still
प्रेशर तो है, मैंने बोला है, बट बहुत ही कम है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने 1903 के अंदर प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि उसकी वैल्यू क्या है थ्रू सम इक्वेशंस, ठीक है। तो उन्होंने वो भी इक्वेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि प्रेशर होता है, बिल्कुल होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है, बट वो बहुत कम होता है, बट स्टिल उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको फाइंड आउट कर लिया एंड द प्रेशर वाज द ऑर्डर ऑफ दिस। अब देख सकते हैं कितना कम प्रेशर है, 7 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 समझ रहे हो, मतलब ये है 0.0000007, देख लो 1 2 3 4 5 6, इतनी है सिर्फ प्रेशर। तो प्रेशर नेग्लिजिबल हो गया ना, बट स्टिल प्रेशर है, बट दे हैव कैलकुलेटेड। देखो अभी आप बोलेंगे सर यहाँ विजिबल लाइट क्या है, अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। पूरा स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसमें एक हमारी वेव होती है विजिबल वेव, है ना, विजिबल रे। तो उसका इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके किया था। आप उसको ये समझ लो कि सारों का इतना ही होगा लगभग, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, बट प्रेशर होता है, बट प्रेशर बहुत देखिए कम है। यूनिट्स ये देख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मेरा प्रेशर इतना है तो इसका मतलब आप समझना, देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ऐसे नहीं छोड़ता, एनसीईआरटी कहता करो और करो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, थस ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया दिस, अगर हम इतना एरिया लेते हैं सिर्फ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द फोर्स ड्यू टू रेडिएशन ओनली इज दिस। तो आप पे सिर्फ और सिर्फ इतना फोर्स लगेगा, यानी कि 0.000, देखो कितने 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतना सा फोर्स लगेगा। तो बताओ क्या फील होगा, कुछ फील नहीं होगा। जस्ट आपको ये एहसास करा रहा है एनसीईआरटी कि देखो मोमेंटम है, प्रेशर है, बट बहुत कम है, बहुत कम है। बात समझ में आ रही है, एक एक लाइन को, एक एक लाइन को यहां पर समझना है। एनसीईआरटी की हर लाइन में आपको समझा रहा हूं, बिकॉज कई बार होता है कि क्वेश्चन आता है और हम सोचते हैं यार ये कहां पढ़ा कहां पढ़ा, सब है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ही सब है। इवन इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आईआईटी एनआईटी की तैयारी करते हो तो वहां पर भी एनसीईआरटी ही पहले आपको रिकमेंड की जाती है, एनसीईआरटी तो पढ़ के आओ, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The great technological importance of electromagnetic waves stems from their capability to carry energy from one place to another. तो भूल जाओ मोमेंटम के बारे में, भूल जाओ प्रेशर के बारे में, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, या हमारी जो मेन डिस्कवरी है, कि दैट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द रेडियो एंड द टीवी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कैरी एनर्जी। इसका मतलब जितने भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं, जैसे कि रेडियोज, टीवी चैनल्स, तो वहां पर बेसिकली वो एनर्जी कैरी करती है। लाइट कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ, थस मेकिंग पॉसिबल द मेकिंग पॉसिबल लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। आज हमारे यहाँ पर सोचो हीट नहीं आती, आपको क्या लगता है अर्थ का टेम्परेचर कितना है? अर्थ का अगर मैं आपसे बोलूं नेचुरल टेम्परेचर, अगर सन चला जाए तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस। तो आज अगर हम इतने हीटअप होके हुए हैं, आज हमारा अगर हम अपन नॉर्मल टेम्परेचर देखें सस्टेनिंग, दैट इज 30 डिग्री, एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूँ 27 डिग्री 30 डिग्री, उतने तक सन ने हमें गर्म करके रखा है। तो सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सन से हमारे यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइफ हमारी उसी की वजह से तो चल रही है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझाई हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस सेक्शन के अंदर, तो हमने क्या क्या देखा मैं आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्या है, एक लाइन में बताना है क्या है, वो है हमारे ऑसिलेटिंग चार्ज। बस अभी इतना ही करेंगे, बाकी मैंने सब आपको बताया, आप जरूर वीडियो देखना। दूसरा, अगर आपको पूछ ले नेचर ऑफ वेव, तो नेचर में बहुत सारी चीजें पढ़ी। पहला देखा वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमने देखा उसकी स्पीड के बारे में। फिर हमने देखा कि वो पोलराइजेशन कैसे होती है। फिर हमने देखा एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, बहुत सारी चीजें पढ़ी। और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इसी थ्योरी के अंदर हिडन रहती है, जो कि मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं। तो यहां तक तो हमने ये समझ लिया कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमने देखा द सोर्स एज वेल एज नेचर। अब यहाँ एनसीईआरटी के अंदर कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे, तो चलिए उनको भी करते हैं और समझते हैं कि उन एग्जाम्पल्स को कैसे समझें। और सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कोई बात नहीं, बट हम उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट टू नो कि वो जो
क्वेश्चंस हैं वो हमारे इस थ्योरी से कैसे लिंक करते हैं। ओके, तो अब चलिए हम करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स। तो हमारा जो भी एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट इज एग्जांपल 8.2 जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 20 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस। किस में चल रहा है? फ्री स्पेस में, अलोंग विद एक्स डायरेक्शन। देखो डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों एक्सिस में चीजें होती हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में तो वेव चलती है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो चेंज भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ओके, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, साथ में जे वेक्टर दिया हुआ है। हमने ये वेक्टर्स में पढ़ा है, जे वेक्टर का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है, वो ये है कि हमारी जो वेव है वो एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जेड एक्सिस में होगा। तो जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए हम के वेक्टर यूज करेंगे, बिकॉज आई वेक्टर वी हैव यूज फॉर द वेव मोशन, है ना। जे वेक्टर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो जेड एक्सिस का होता है के वेक्टर। तो ये चलो एक हमने सिंपल चीज ली कि के कैप हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब चलिए अपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें। याद करो हमने वो रिलेशन दिखा था बिटवीन सी, बिटवीन बी एंड बिटवीन ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और सी के बीच में रिलेशन। तो कैसे याद रखना है आपको, बस पहले क्या करना है, ई लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है और बीच में इक्वल्स टू लगा देना है। तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू बी सी। वापस देखिए ई बी सी, तो कैसे फॉर्मूला याद रखना है, ई बी सी, तो ई इक्वल्स टू बी और सी। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है, तो बी को यहाँ रख देते हैं, तो इट विल बिकम ई बाय सी। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ई बाय सी को। नाउ एज पर द क्वेश्चन ई हमारे पास कितना है 6.3, तो 6.3 इफ आई डिवाइड विद सी, सी सभी को पता है वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10 टू द पावर -8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 10 टू द पावर 8 ऊपर चला जाएगा, सो 6.3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2.1 इंटू 10 टू द पावर 8। नाउ क्वेश्चन इज सर यूनिट क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड हम मेजर करते हैं टेस्ला में, सो दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हमने इजीली निकाल दिया है। बट अगेन रिमेंबर इफ दे आस्क यू अबाउट द डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन विल बी हियर जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में इसकी डायरेक्शन होगी, सो हम उसको के कैप भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जे वेक्टर जे कैप यूज किया है, तो के कैप विल यूज फॉर द जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.2 किया। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 8.3। अब मैं एग्जाम्पल 8.3 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो चलिए पहले एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेते हैं, और इसमें हमें दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ओके, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एक इक्वेशन दी गई है। नाउ वी नो कि इक्वेशन जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या चीज किसके इक्वल होती है। ओके, अब यहाँ पर बी वाई का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव एंड राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ये इक्वेशन को समझना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं, चलो वाई चल रहा है तो बी वाई लिख देते हैं, इक्वल्स टू बी नॉट साइन, ब्रैकेट के अंदर आता था ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी कि टी के साथ हमेशा ओमेगा आता है, एक्स के साथ हमेशा के आता है, तो ये आप जानते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को भी वापस लिखूंगा और आपसे कंपेयर करवाऊंगा, सो दैट यू विल गेट टू नो। अगर मैं इस इक्वेशन को अभी यहाँ पर कंपेयर करूं, राइट, किस वाले को, इस वाले को, तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 साइन, टेस्ला तो छोड़ दो यूनिट है, साइन, फिर आता है यहाँ पर। अब देखिए ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसके साथ क्या है x, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लस फिर हमें दे रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ क्या है। तो x के साथ क्या आता है, देखो कंपेयर करो दोनों को, b नॉट की जगह ये, x किसके साथ आता है k के, तो ये k, t किसके साथ आता है ओमेगा के, तो ये ओमेगा। तो आपको अगर मैं यहाँ से समझाऊं कि क्या क्या हमें गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि वी नो दैट बी नॉट यहाँ पर दिया हुआ है
2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, एक्स के साथ क्या होगा, के, वेव नंबर दिया हुआ है कितना 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है क्या, टी के साथ ओमेगा, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें गिवन है जो हमने बेसिकली कंपैरिजन से निकाल दी है। अब यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेव लेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो पहले वेव लेंथ निकालते हैं। अब फॉर्मूले याद करो आपने देखा था के का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा हो गया 2 पाई बाई के हमें गिवन है, वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई, के कितना हो जाएगा, देखिए के हमारा है 0.5 इंटू 10⁻, अगर हम देखेंगे, देखिए ये कितना है 11, कितना है 11। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज वी नो व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7। अब ये जो 11 है ये आपका आप देख सकते हैं ऊपर जाएगा, राइट। सो अगर हम इसके हिसाब से देखें, सारी वैल्यू हमें दी गई है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14। तो इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻11। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो दैट वैल्यू ऑफ द लैम्डा विल बी 1.26 सेंटीमीटर। आप देख लेना, कैलकुलेशन है इसमें, आपको सारी चीजें गिवन है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, फ्रीक्वेंसी। अब हमें ढूंढनी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए क्या करना है, फॉर्मूला कहां से बनाए। हम जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड, राइट। और हम ये भी जानते हैं टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। तो अगर हम बोले फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, तो वो हो गया 1/t, टी हो जाएगा ये, तो इसका उल्टा कर लेंगे। देखिए सिंपल सी चीज है, टी क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, उसका उल्टा कर देंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा हमें गिवन है कितना है 1.5, सो 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाय 2 पाई। अगेन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 10 ऊपर है, सो दैट वी विल यूटिलाइज इट। सो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे यू विल गेट फ्रीक्वेंसी, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी 23.9 गीगाहर्ट्ज में आएगा ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिलेगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 23.9 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज आप जानते हैं 10⁻6 होता है, सो दैट विल योर फ्रीक्वेंसी। तो हमने वेवलेंथ ढूंढ ली, हमने फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली, दैट विल बी आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन एक लिखनी है, तो चलिए उसको समझते हैं वो कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी क्या, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हम इसी फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे। अब हमारे पास देखो ओमेगा ऑलरेडी हम वहां से ले लेंगे, के हम वहां से ले लेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ई नॉट हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे निकालें। तो आपको वो रिलेशन याद है ईबीसी वाला, E इक्वल्स टू बी सी। अब यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है तो नॉट लगा दो, ये फॉर्मूला भी आपको बताया था। अब निकालना क्या, ई नॉट ही निकालना है। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी नॉट। बी नॉट आप देखिए ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻7, और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁻8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60 यूनिट। अगर आप देख लेंगे तो आप चाहो तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो आपकी होती है, जैसा कि आप जानते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई होता है, वो यूनिट भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट भी लगा सकते हैं। सो दैट इज अप टू यू। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, बिल्कुल बेसिकली सॉरी मल्टीप्लाई होता है, हाँ नहीं नीचे आर होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। तो आप कैसे भी लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वैल्यू से मतलब है जो कि 60 है। अब चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। सो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा E इक्वल्स टू 60 साइन ओमेगा, तो सेम ही होगा दोनों के लिए। तो ओमेगा हमारा कितना था 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 टी प्लस के कितना है हमारा 0.5, सो 0.5 इंटू 10 अगर आप देखेंगे
दैट विल बी 3 साथ में x. सो दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है. तो ये था हमारा एग्जांपल 8.3 एनसीईआरटी का. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का हमारा एग्जांपल नंबर है 8.4. ठीक है. अब ये जो हमारा एग्जांपल है, देखिए ये क्या कह रहा है. अ लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, आपको एनर्जी फ्लक्स दिया गया है कितना, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, falls on a non-reflecting surface at a normal incidence. If the surface has an area 20 centimeter square, find the average force. क्या पूछ रहा है? Average force exerted on the surface during the 30 minute time span. यानी कि 30 मिनट तक उस पे वो जो हमारी एनर्जी की डेंस जो फ्लक्स है वो उस पे इंसिडेंट कर रहा है, और कितना सरफेस एरिया हमारा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपको बताना है टोटल एवरेज फोर्स उस पे कितना एग्जर्ट हुआ है. अब आप बोलेंगे सर ये चीज हमने कहाँ पढ़ी? ऑब्वियसली हमने पढ़ी है, जब हमने देखा था एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, और मोमेंटम अगर हमें पता चल जाए तो हम वहां से फोर्स भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो हमारी एनर्जी फॉल हो रही है वो कितनी है, कितने समय तक हो रही है, टोटल 30 मिनट तक, और कितने सरफेस एरिया पे हो रही है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे तो हम एनर्जी फ्लक्स हमारे पास कितना है 18. अच्छा, कितने सरफेस एरिया पर गिर रहा है, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल हमारे पास सरफेस कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा टाइम कितना है, टाइम है मिनट के अंदर जो कि है 30, तो 30 मिनट को सेकंड में बदल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द टोटल एनर्जी जो हमें यहाँ से मिल रही है लाइट से. तो द टोटल एनर्जी व्हेन यू सॉल्व इट, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अराउंड 6.48 इंटू 10 टू द पावर, अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 5. क्या हो जाएगा 5. तो ये आपकी क्या हो गई, एनर्जी हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है. तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी. अब एनर्जी यहाँ पर आपके पास जो आई है, ये रिमेंबर ये सिर्फ आपके अब आगे जाके काम आने वाली है. ठीक है. अब आता है सेकेंड स्टेप जो कि होता है मोमेंटम निकालना. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोमेंटम जो होता है वो होता है U बाई सी. अच्छा, U यहाँ पर क्या है, बेसिकली इस एनर्जी को ही हम U बोलते हैं, तो दोनों आप सेम ही चीज आप समझ सकते हैं. तो U हमारे पास कितना है, तो U हमारे पास 6.48 है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर अगर हम देखें तो 5 आ रहा है, डिवाइड बाय C हमें पता है कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा. तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं. सो द मोमेंटम दैट वी विल गेट फ्रॉम हियर दैट विल 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3. तो हमारे पास मोमेंटम भी आ गया, बट हमें मोमेंटम नहीं पूछा, हमें पूछा गया है फोर्स. तो अब फोर्स कैसे आएगा, याद है न्यूटन सेकंड लॉ, बिल्कुल याद है कि सर जो मोमेंटम होता है वो होता है फोर्स जो होता है वो होता है मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम मेरे पास है ही है, कितना आया हमारे पास 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3, और यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम हमारा 30 मिनट है. सो 30 सेकंड में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे. तो जब आप यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द एवरेज फोर्स. तो एवरेज फोर्स इसको सॉल्व करेंगे 2.16 डिवाइड बाय 30, एंड ये 60 और यहाँ 10 की पावर -3 है. सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन. सो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द 30 मिनट ऑफ टाइम. तो आप देख सकते हैं कैसे ये फ्लो चल रहा है. सबसे पहले हमने U निकाला, U निकालने के बाद हमने वहां से मोमेंटम निकाला, और मोमेंटम की हेल्प से हमने क्या निकाला, फोर्स. तो ये था हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.4. अब चलिए लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जो कि हमारा है एग्जाम्पल 8.5, और काफी ये अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे से समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by a radiation coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. तो कहता है यहाँ पर कि एक बल्ब है जो कि एक पॉइंट सोर्स है. तो ऑब्वियसली बात है अगर ये पॉइंट है यानी कि बल्ब है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बनाएगा, बेसिकली सॉरी लाइट जो है वो एक तरीके से सरफेस बनाएगा. होता क्या, जब एक बल्ब होता है तो उसके आसपास जो ये एरिया बनता है वो एक स्फेरिकल बनता है. मान लीजिए एक बल्ब है तो उसके आसपास जो लाइट है वो कैसी एक स्फेरिकल शेप बनाएगी, और वो हमें कहां तक देखनी है, 3 मीटर तक देखनी है. मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है, तो 3 मीटर तक जो सरफेस एरिया बनेगा सबसे पहले वो देख लेते हैं. तो ऑब्वियसली एक स्फेयर बनाएगा, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है 4πr². तो यहाँ पर हमें r क्या लेना है, हमें r लेना है 3. सो 4 इंटू पाई इंटू
3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 113, ठीक है, और इसकी यूनिट अगर हम देखें तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया किसका, जो इस पर्टिकुलर 3 मीटर का जो हमारा सरफेस एरिया। ये मैं क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब होता है कि ये जो हमारा बल्ब है ये 100 वॉट का है, बट यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो हमारा जो पावर यहां से रेडिएट हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया में वो कितनी हो रही है। बिकॉज बल्ब की एफिशिएंसी सिर्फ 2.5% है, तो उसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो एफिशिएंसी होती है उसको हम कैसे यूज करके, अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो पावर है वो रेडिएट कितनी हो रही है ना, कितनी पावर यहाँ से रेडिएट हो रही है। तो वो हो जाएगा जितने वॉट का ये बल्ब है इनटू जो उसकी एफिशिएंसी है 2.5%। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट 2.5 वॉट ओनली, यानी कि सिर्फ इतनी ही पावर है जो इस पर्टिकुलर एरिया से जो है वो रेडिएट होगी। अब हमें पता है कि एरिया कितना है, हमें पता है कि पावर कितनी रेडिएट हो रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, पावर का फ्लक्स या एनर्जी फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में भी जो इंटेंसिटी का टर्म यूज किया है, तो उन दोनों को यूज करके तो हम यहाँ पर अब देखिए क्या निकालते हैं। तो हम इसको इंटेंसिटी बोल सकते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं, तो लेट्स से इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन एरिया, ठीक है, बिकॉज ये वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं पावर हमारी कितनी थी 2.5 एंड वो हमारा कितना है 113। जब दोनों को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, तो ये आंसर आएगा समवेयर अराउंड 0.022 और यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हमारा एक स्टेप हो गया, हमें पता चल गया कि जो पर मीटर स्क्वायर एरिया से जो हमारी पावर रेडिएट हो रही है वो कितनी है, हमारी 0.022, बस इतनी सी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, बिकॉज हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जितनी भी ये एनर्जी, जितनी भी ये पावर रेडिएट यहाँ से जो हो रही है पर मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी जो ये इंटेंसिटी, मैंने क्या बोला, ये इंटेंसिटी है ना, तो ये जो इंटेंसिटी है दोनों बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं यहाँ से बोलूं कि जो ये इंटेंसिटी है अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो ये वही इंटेंसिटी है जो आप पावर है, जो आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ से बन रही है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर का हम फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना, और इनटू सी। अब यहाँ पर हम जो ई ले रहे हैं ये आरएमएस वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये हमारा साइनोसॉइडल कर्व है, तो ये आरएमएस वैल्यू हमें यहाँ से देता है। अब इस फॉर्मूले में इंटेंसिटी हाफ हम कर देंगे, तो उसको हम हाफ कैसे करेंगे, इंटेंसिटी को पहले एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब वैल्यू लिख देते हैं। इंटेंसिटी है 0.022 डिवाइड बाई 2, और वहां पर हम उस वैल्यू में देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ई आरएमएस की वैल्यू निकालनी है। तो ई आरएमएस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप देखिए क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा, ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं ये इसके उसमें चली जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये 0.022 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई सी कितना होता है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये स्क्वायर में है तो ये अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ई आर एम एस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ई आर एम एस को यहाँ से देखूं जो हमारा कितना आएगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड 2 पॉइंट, है ना, ये आएगा समवेयर अराउंड 2.9 वोल्ट पर मीटर। अब ये जो हमारी आरएमएस वैल्यू है, बट हमें निकालना है इसकी पीक वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू। याद है हमने एसी करंट में पढ़ा था आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू, तो हम जानते थे कि जो हमारा आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है ई नॉट बाय रूट 2, यानी कि जो पीक वैल्यू जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, ई आर एम एस इंटू रूट 2। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास आर एम एस वैल्यू है जो कि कितनी है 2.9, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो व्हाट विल बी आवर आंसर, है ना, तो यहाँ से हमें मिलेगा ई नॉट। तो जो हमारा ई नॉट होता है दैट विल कम समवेयर अराउंड 4.07 वोल्ट पर मीटर, यूनिट तो वही रहेगी। तो हमें ये हमारा आंसर हमारा मेन है, बिकॉज आप चाहो तो आरएमएस बता सकते हो, साथ में पीक वैल्यू बता सकते हो, बट अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अब बहुत आसान है, बिकॉज वी नो व्हाट इज ई आरएमएस, है ना, तो हम अब वहां से बी आरएमएस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला E इक्वल्स टू बी सी। अब यहाँ आरएमएस लगा दो, बिकॉज आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है, तो हमें यहाँ से बी आरएमएस निकालना है। तो बी आरएमएस क्या हो गया, ई आर एम एस डिवाइड बाई सी, ठीक है। अब ई आर एम एस की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं जो कि कितनी आई है
ई आर एम एस की वैल्यू 2.9 आई है, सो 2.9 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट अ बी आर एम एस, ठीक है। तो हमारा बी आर एम एस जो आएगा वो आएगा समवेयर अराउंड 9.6 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। अब यहीं से हम बी नॉट भी निकाल सकते हैं, तो बी नॉट यानी कि पीक वैल्यू वही हो जाएगी क्या, बी आर एम एस, जो कि क्या है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.4 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो यहाँ आ जाएगा आपका टेस्ला। तो कुल मिला के ये हमारे आंसर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जहां मैंने ये बेसिकली ब्रैकेट्स बनाए हैं दैट विल बी योर आंसर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने आरएमएस वैल्यू भी निकाल दी और हमने उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि उनकी पीक वैल्यू क्या होगी। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8.4। तो इसी के साथ हमने हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 8.4 जो हमने 8.3 वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीटली क्या होती है। आई होप आपको ये पूरी सीरीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये अच्छी लगी होगी। अब आगे वाली जो हमारी जो सेक्शन है उसमें हम ये देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, राइट। आगे चलते जाएंगे, अभी हमारे 1-2 सेक्शन इसमें और आएंगे। तो ये था हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज डिस्प्लेसमेंट करंट को पहले देखना, फिर इसी वीडियो को देखोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। और हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हमने समझा है, उसका एक्सप्लेनेशन समझा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझा है, और ये बहुत इसमें मेहनत लगती है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितना हो सके दिल खोल के वीडियो को लाइक करें और स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।